इंतहाई काबिल एहतराम मीडिया के दोस्तों, वकला हजरात, और आज इंसानी हुकूक की एक पिटीशन जो पिटीशनर एडवोकेट तारिक मंसूर साहब ने दायर की हुई है गुज़िश्ता 2 साल से, आज उसकी फैसला कुन आखिरी समाअत थी, आखिरी हियरिंग थी। MQM पाकिस्तान के कारकुनान और हामी मुझ समेत यहाँ इस पिटीशन की सपोर्ट में आए हैं। तो सबसे पहले तो मैं मीडिया के दोस्तों को, वकला को, और जो MQM के यहाँ कारकुनान साथी और लीगल एड के साथी हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ और मीडिया का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ। देखें, ये तारिक मंसूर एडवोकेट साहब की पिटीशन इस बात से मुताल्लिक है कि MQM पाकिस्तान की मुंतखब काउंसिल ने सन 2007 में कराची का एक मास्टर प्लान बनाया जिसका नाम था कराची स्पेशल डेवलपमेंट प्लान के कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान के SDP। ये 2007 में मास्टर प्लान बना कराची का, और ये वफाकी हुकूमत का जो उस वक्त का विजन था 2030 का, उसकी मुताबिकत से बना, और इस प्लान को KSDP 2020 कहा गया और इसमें तोसी 2030 तक होना थी। तो ये 2030 तक वैलिड है। लेकिन KMC की काउंसिल ने तो मंजूर कर लिया, लेकिन हुकूमत सिंध ने इसे 2007, 8, 9, 10, 2018 में जाकर इसे मंजूर किया। और वजीर आला कौन थे? मुराद अली शाह। चीफ मिनिस्टर सिंध पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह साहब ने KMC काउंसिल के 2007 के मास्टर प्लान KSDP बराए 2020 और 2030 को 2018 में मंजूर किया। लेकिन ना 2007 से इस पर अमल दरामद हुआ, जबकि KMC की काउंसिल ने मंजूर किया था, न 2018 के बाद से आज तक इस पर अमल दरामद हुआ। उल्टा इसकी सरीहन मुसलसल संगीन और संगीन तर खिलाफ वर्जी हो रही है। कराची की जमीनों की बंदरबांट हुई है। कराची के 4 करोड़ शहरियों के बुनियादी हुकूक पर डाका डाला गया। कराची के एक फर्जन, कराची के एक बेटे एडवोकेट तारिक मंसूर ने 2 साल पहले जब ये पिटीशन दायर की तो MQM पाकिस्तान उसी वक्त से और MQM पाकिस्तान के तमाम शोबे बिलखुसूस लीगल एड कमेटी तारिक मंसूर के साथ खड़ी हो गई। और ये कराची के एक एक शहरी का इससे ताल्लुक़ है। 4 करोड़ से ज़्यादा की कराची की आबादी, उसके एक एक शहरी का ये हक है पूछने का कि उसकी ज़मीनों का बंदरबाट कैसे हुआ। मैं आपके सामने सिर्फ मिसाल रखता हूँ कि कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान में था क्या क्या चीज़ तय की गई थी। नंबर 1, एक नया बैनुल-अक़वामी मिसाली एयरपोर्ट कहाँ पर बनना था भाई? दे नाराथर, दे शाह मुरीद, जो कि सुपर हाईवे पर है, जहां आज बहरिया टाउन बना हुआ है, वहां पर कराची का नया जदीद मिसाली दुनिया का एक बड़ा एयरपोर्ट बनना था। ये जमीन कौन खा गया? कराची के शहरियों की थी। किसकी इजाजत से मास्टर प्लान की खिलाफ वर्जी की गई? मैं मोहतरम अदालत आलिया से गुजारिश करूंगा, जो मोहतरम जज साहिबान है, DB है, ये डबल बेंच है, डिवीजन बेंच है। मैं इनसे कहूंगा कि हमें आपकी तवज्जो चाहिए, आपका इन्हमात चाहिए, आपकी दिलचस्पी चाहिए, आपका
हमें संजीदा रवैया चाहिए। ये हमारे ये जो कराची के शहरी, कराची के बेटे तारिक मंसूर की इस पिटीशन को, जिसका ताल्लुक बज़ाहिर तो और बरह रास्त तो कराची के 4 करोड़ आवाम से है, उनके मुस्तकबिल से है, उनके बुनियादी हक से है, ये इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी हुई है, इंसानी हुकूक को पामाल किया गया है और इंसानी हुकूक की इस पिटीशन को इंसानियत को सामने रख के सुनना होगा, इसकी समाअत देनी होगी, अपने समाअत को इस पिटीशन की नजर करना होगा। एयरपोर्ट की जमीन 15,000 एकड़ थी, वो जमीन अब वो जमीन वहां हाउसिंग स्कीम बन गई है। बहरिया टाउन और दीगर हाउसिंग स्कीमें भी बनी या बन रही है। कराची को एक नए जदीद मिसाली, और कितना रेवेन्यू होता भाई जरा तारिक मंसूर बताएं उस एयरपोर्ट से। देखिए, अगर सिर्फ दुबई का जो राउट है 500 अरब रुपए मिडिल ईस्ट जंग से निकला है। अगर कराची जो इंटरनेशनल हब 70s का होता, तो आज की तारीख में ट्रांजिट ओवर स्टे की मद में आपको महीना 1.5 से 2 अरब रुपए और डॉलर्स में ओवर स्टे की पे अरबों रुपए सालाना तकरीबन 50 अरब रुपए तक आप कमा सकते थे। 50-100 अरब रुपए, 50 से 100 अरब रुपए तो सीधा कैलकुलेशन है। और ये जो जंग है इस खित्ते में, हमारे अतराफ में, आज पूरी दुनिया में कहीं पर जो मुख्तलिफ एयरलाइंस हैं उनको जहाज के लिए पार्किंग, फ्यूलिंग, रीफ्यूलिंग ये नहीं मिल रहा। आज अगर ये एयरपोर्ट बन गया होता तो सिर्फ कराची के शहरियों का इसमें फायदा नहीं होता, बल्कि पूरे पाकिस्तान को 100 अरब से ज्यादा का रेवेन्यू मिलता सालाना। आज ये कराची को इससे महरूम। ये सिर्फ एयरपोर्ट, एजुकेशन सिटी 9,000 एकड़ की जमीन लिंक रोड पर थी, जो नेशनल हाईवे और सुपर हाईवे के बीच में, उसमें से सिर्फ 2,000 एकड़ दी गई, 7,000 एकड़ जमीन की बंदर बांट हो गई। माले मुफ्त दिले बेरहम बादशाहत है भाई। मेरा सुल्तान की सीरीज चल रही है, सुम्बुल आगा भी है, उसमें सारे किरदार हैं। अशरफियां पट रही, इनके बाप का माल है। हो रहा है ये, कराची की जमीनों की बंदर बांट हो रही है। हजारों 8,000 अरब रुपए की जमीनों पर कब्जा कराया गया, उसका मिसयूज हुआ है। कराची के शहरियों के हुकूक पर डाका डाला गया, बदतरीन डाका। इसे एक जदीद शहर बनने से रोका गया है। ये 18 सालों की तबाही बर्बादी के खिलाफ कराची के एक फर्जंद ने पिटीशन की है। सारे डिपार्टमेंट को कई बार नोटिस गया। एजुकेशन सिटी की 7,000 एकड़ जमीन गई, एयरपोर्ट की 15,000 एकड़ जमीन गई, और उसके बाद मीडिया सिटी, जो मेरे मीडिया के दोस्तों का हक था, जो मेरे मीडिया जितने ग्रुप्स हैं मीडिया के, आपको वहां बसाने का। फिर उसके बाद वहां आईटी सिटी, ये सारे सिटी की जमीनें बंदर बांट की गई हैं, लूट मार हुई है। और बैठना पड़ेगा, हाँ बैठना पड़ेगा। ये सारी मीडिया सिटी, आईटी सिटी, ऑटोमोबाइल सिटी, एजुकेशनल सिटी, एयरपोर्ट और ग्रेवयार्ड, अरे कब्रिस्तान की जमीनें थी इस मास्टर प्लान में, जो 2007 में बनाया था MQM ने। नेमतुल्लाह ने नहीं बनाया था, जमात इस्लामी ने नहीं बनाया था, पीपल्स पार्टी के एडमिनिस्ट्रेटर ने नहीं, MQM के दौर में बना था। और फिर MQM के दौर ही में, चाहते हुए या ना चाहते हुए, मुराद अली शाह ने अक्टूबर 2018 में इसे मंजूर किया। हो गया नोटिफाई, गजट में आ गया, उसके बाद भी खिलाफ वर्जियां हो रही है। हम पूछ रहे हैं कि कमीशन बनाए, आला एक इख्तियाराती कमीशन, जो काउंसिल ऑफ, वो क्या कहलाता है, कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट में हम ये इस्तदा है। और तौहीने अदालत जो पहले हुक्म दिए हैं तारिक मंसूर की इस इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के खिलाफ, जो पिटीशन है उसमें ऑर्डर्स हुए हैं, उसकी खिलाफ वर्जी हुई है। इन्होंने तौहीने अदालत
کا بھی جو ہے وہ پٹیشن ڈالی ہوئی ہے. ان سب پر اب 13 اپریل کی ڈیٹ دی گئی ہے. آج 1 لاکھ لوگوں نے دستخط کیے ہیں اس پٹیشن کے حق میں. اگر 1 لاکھ شہریوں نے دستخط کیے ہیں تو آج 1000 شہری یہاں جمع ہیں. 13 اپریل کو انشاءاللہ 10,000 شہری ہائی کورٹ میں آئیں گے. 10,000 شہری انشاءاللہ ہائی کورٹ میں آئیں گے اور انشاءاللہ کراچی کا مقدمہ لڑیں گے انشاءاللہ. اور طارق منصور ایڈوکیٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے کیونکہ یہ ہم سب کے حقوق کا معاملہ ہے. قبرستان کی زمین ڈپلومیٹک انکلیو کی زمین جو کراچی کا موجودہ ایئرپورٹ ہے اس کے ساتھ کی زمین پر ڈپلومیٹک انکلیو کی زمین تھی جو ہمارے سفارتکاروں اور ان کو ایک نئی زمین الاٹ کی جانی تھی اور وہاں سفارت خانے بننے تھے, نئے سفارت خانے جدید, تاکہ کراچی سٹی میں جو گنجان کراچی کا علاقہ جو ڈاؤن ٹاؤن کا علاقہ ہے یہ جہاں پر آج ہم کھڑے ہیں اس علاقے سے ٹریفک کو رش کو نکال کے آگے بڑھایا جائے. نئے ٹرک سٹینڈ بننے تھے اور ایک جدید شہر بننا تھا 2007 میں. یہ کس کا ویژن تھا؟ فیڈرل گورنمنٹ کا 2030 اس کے مطابق کراچی ماسٹر پلان, کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان 2007 برائے 2020 اور 30 جسے 2018 میں حکومت سندھ نے بالآخر مان لیا, بالآخر نوٹیفائی کر دیا. لیکن خلاف ورزی مسلسل خلاف ورزی. 8 سے 10,000 ارب کی تو آسان کیلکولیشن ہے. قبرستان کی زمینیں کھا گئے, ایئرپورٹ کی زمین کھا گئے, ایجوکیشن سٹی کی زمین کھا گئے, ارے آئی ٹی کی, میڈیا کی, آٹوموبائل سٹی کی زمین کھا گئے. ڈپلومیٹک انکلیو بننا تھا اس کی زمین کھا گئے, میڈیا کی زمین کھا گئے. اس میں تو آپ کا مقدمہ طارق منصور لڑ رہا ہے, آپ کا مقدمہ لڑ رہا ہے طارق منصور اور ایم کیو ایم اس کے ساتھ کھڑی ہے. پھر جو جسٹس گلزار احمد شیخ نے ہماری پٹیشن برائے آرٹیکل 140 ہے تو وہ بھی ماسٹر پلان میں تھا کہ 140 پر عمل درآمد ہونا چاہیے, وہ بھی نہیں ہوا. خلاف ورزیاں ہی خلاف ورزیاں ہیں. اب ہم بھاگنے نہیں دیں گے سندھ کے وڈیروں, جاگیرداروں اور متعصب حکمرانوں کو, ہم بھاگنے نہیں دیں گے. اب ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے. ان کی نیب کی فائلیں انشاءاللہ کھلنے جا رہی ہیں اور ایک انکوائری کمیشن انشاءاللہ تعالی جسٹس عدنان کریم میمن صاحب کی یہ ڈویژن بینچ مجھے امید ہے توجہ دے گی, انہماک سے سنے گی. اگلی بار 10,000 لوگ انشاءاللہ ہائی کورٹ میں آئیں گے انشاءاللہ تعالی. 13 اپریل کو انشاءاللہ تعالی ہم سب آئیں گے, پورا کراچی آئے گا. کراچی کے نوجوان طالب علم بیٹے اور بیٹی آئیں گے. میں سب سے اپیل کرتا ہوں, آنا خالد مقبول صدیقی بھائی چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان کی ہدایت پر خاص طور پر ہم سب یہاں پر آئے ہیں. یہ ایم کیو ایم کو سزا دیں. ایک گورنر آپ نے ہمارا ہٹایا ہے نا, ایک آئینی عہدہ تھا بیٹا, ہم تمہارے 8 آئینی عہدے انشاءاللہ تعالی اس سے تمہیں فارغ کریں گے انشاءاللہ تعالی. تم نے ہمارا ایک آئینی عہدہ کھایا ہے, انشاءاللہ تمہارے 8 آئینی عہدے کراچی والے کھائیں گے انشاءاللہ تعالی. کراچی والے تمہیں سبق سکھائیں گے پرامن احتجاج سے, اپنی یہ جو قانونی چارہ جو کارروائی سے. طارق منصور تمہیں خالد مقبول صدیقی بھائی, پوری ایم کیو ایم پاکستان, ایم کیو ایم کے کارکنان, حامی, ووٹر سب تمہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. تمہاری کوشش کو, تمہاری کاوش کو, تم نے کراچی کا مقدمہ لڑا ہے. ایم کیو ایم پاکستان کا اسٹریٹجک پلان, ماسٹر پلان, اس کو نافذ کرانے کے لیے تم نے پٹیشن ڈالی ہے. ہم آپ کے ساتھ ہیں اور جتنی بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے خلاف پٹیشن یہاں پر آئیں گے انشاءاللہ تعالی. ایم کیو ایم ان انسانی حقوق کے لیے لڑنے والے وکلا کے ساتھ کھڑی ہوگی انشاءاللہ تعالی. یہ جی اب آپ پوچھیں, ذرا یہ بھی کر لیں. پہلے میں بات کر لوں پھر اس کے بعد ایک ساتھ سب سے پہلے تو میں فاروق ستار بھائی, خالد مقبول صدیقی بھائی, لیگل ایڈ کمیٹی, پورے ایم کیو ایم پاکستان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. ایم کیو ایم پاکستان آج میرے ساتھ کھڑی ہوئی اس انسانی حقوق کی پٹیشن کے اندر. آپ یقین مانیے کل رات میں نے کراچی چیمبر آف کامرس کو انوائٹ کیا, ان کے پریزیڈنٹ کو ریحان حنیف کو میں نے کیا, انہوں نے کہا میں یو ایس ایم ہوں. میں نے شہری این جی او کی پریزیڈنٹ کو انوائٹ کیا, انہوں نے ان کو انوائٹ کیا. میں نے لیڈر آف اپوزیشن سٹی کاؤنسل حافظ نعیم صاحب کو اپنے فون سے انوائٹ کیا. میں نے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر
سیف ایڈوکیٹ صاحب کو انوائٹ کیا, میں نے تمام ہیومن رائٹس کے آرگنائزیشن کو انوائٹ کیا کہ یہ کراچی کے تمام شہریوں کے زندگی کے بنیادی حقوق آرٹیکل 9 کا کیس ہے. آپ روز سسک رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, ڈمپروں کے نیچے آ کے کچلے جا رہے ہیں, نہ آپ کے پاس ایجوکیشن سٹی ہے, نہ میڈیا سٹی ہے جیسے فاروق بھائی نے بتایا, نہ گریو یارڈ ہیں آپ کے پاس, قبریں بک رہی ہیں, نہ آپ کے پاس فائنینشیل ڈسٹرکٹ ہے جو آپ کا کھارا در کا یہ شفٹ ہونا تھا. اور آج صدر کے اندر اگر آپ ٹریفک جام ہے تو آپ چلے جائیے, آپ امیر جنرل روڈ پہ, میں نام نہیں لوں گا, 41 منزلہ عمارت وہاں بن رہی ہے جہاں ماسٹر پلان کے اندر کراچی کا سب سے بڑا صدر کا پارکنگ پلازا بننا تھا. وہاں 41 منزلہ عمارت کیسے بن رہی ہے؟ کون اس میں 6 کروڑ روپے کے اپارٹمنٹ بیچ رہا ہے؟ کون 41 منزلہ عمارت بنا رہا ہے؟ کون ہومی کرتک مینشن پہ 65 منزلہ عمارت بنا رہا ہے جس کا کیس بھی آج لگا ہوا ہے؟ سنگین خلاف ورزی ہیریٹیج بلڈنگ گرائی گئی ہیں, اس کی آڑ میں اربوں روپے کی کرپشن کی گئی ہے. یو این کی کرپشن, یو این کی یونائیٹڈ نیشن کنونشن اگینسٹ کرپشن, آج ہم نے یہ اسٹیٹمنٹ بھی کورٹ میں جمع کرائی. اس کی آرٹیکل 9 جس کا پاکستان سیگنیٹری ہے, اس کے تحت آرٹیکل 7 کے تحت سندھ کے تمام ادارے اس کے پابند تھے, اور یہ 8,000 ارب سے اوپر کی کرپشن ہوئی. جو نوٹیفائڈ پلان کے برخلاف جتنی قانون سازی ہوئی, جتنی اپروول ہوئی, جتنی پرمیشن دی گئی, یہ انٹیجبلی اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے. میں نے اس میں 8/5 کو اسٹیٹمنٹ جمع کرائی کہ میری جان کو خطرہ ہے, لیکن ہم کراچی کے لیے کھڑے ہیں, ہم کراچی کے بیٹے ہیں. ایم کیو ایم ایک واحد پارٹی تھی جو میرے ساتھ میری آواز پہ ہم قدم بنی. 1 لاکھ سگنیچرز کراچی کے ہر شہری سے کروائے. کیا یہ 4 کروڑ لوگوں کا کیس نہیں تھا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہاں گئے وہ لوگ جو گھر میں بیٹھ کے کڑتے ہیں, سسکتے ہیں؟ کیا آپ آج ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے تھے؟ یہ کیس آپ کا کیس تھا. میڈیا کے تمام دوستوں, آپ نے میڈیا ہاؤسز کو بتائیے, میڈیا سٹی کی زمینیں کورنگی, لانڈی, بلیر یہاں سائٹ میں نہیں, آپ کے لیے ایک پراپر میڈیا سٹی دبئی کے لیول پہ بننی تھی. آپ کے لیے ایک پراپر میڈیا ایجوکیشن سٹی دبئی کے لیول پہ بننی تھی جس میں تمام ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز وہاں شفٹ ہونے تھے. آپ کے پاس گریو یارڈ بننے تھے, فائنینشیل ڈسٹرکٹ بننا تھا, ڈپلومیٹک انکلیو بننا تھا, ٹرانسپورٹیشن کا پورا سسٹم بننا تھا. میری ای چالان کی پٹیشن میں نے پورا دیا. آج آپ ایس ایم ٹی اے بنائیے, جو ایم کیو ایم کی پٹیشن 24/2017 PLD 2022 سپریم کورٹ 439 پیرا 46 2022 میں ججمنٹ آئی. آج تک وہ آپ نافذ نہیں کر رہے. کیوں آپ ڈیلے ٹیکٹکس کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس کی آڑ میں آپ اربوں روپے کی گھیر پھیر کر رہے ہیں. وہ پیسہ کس طرح عراق میں پارک ہو رہا ہے, وہ پیسہ کس طرح دبئی میں پارک ہو رہا ہے, وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ آپ مکافات عمل دیکھیے. آج 28 فروری سے آج تک دبئی کی کل کی رپورٹ ہے 500 ارب روپے سنگاپور اور ہانگ کانگ شفٹ ہو رہے ہیں انسٹنٹلی. اگر آپ کا ہب کراچی میں 70s میں کراچی ایئرپورٹ ہب تھا, جیسے فاروق بھائی نے بتایا, میں اس بات کو سیکنڈ کروں گا. آپ صرف یہ جان لیجئے پاکستان کچھ بھی نہیں کرتا. اگر وہ ایئرپورٹ جو ایم کیو ایم کے نوٹیفائڈ پلان میں تھا, اگر وہ بن جاتا 3,500 ایکڑ کا, تو تمام بین الاقوامی فلائٹس الٹرنیٹ روٹ کراچی سے یورپ آ جاتا, یہیں ریفیولنگ ہوتی, یہیں سے یورپ کا ٹرانزٹ ہوتا. اوور اسٹے اور ٹرانزٹ کی مد میں 1 لاکھ 2 لاکھ ڈالر آپ ڈیلی ایک جہاز سے کماتے. اربوں ڈالر آپ کو بیٹھے بٹھائے فورن ایکسچینج ملتا. آج کراچی کا ہر شہری خوشحال ہوتا, پورا پاکستان خوشحال ہوتا. آج قبریں آپ 40-40 ہزار روپے کی بیچ رہے ہو, وہ زمینیں کہاں گئی؟ میئر صاحب کہتے ہیں کہ کراچی کے ماسٹر پلان میں کوئی گریو یارڈ نہیں ہے, ان سے پوچھے. وہ کہتے ہیں کہ 36 نالے, آپ اس کے اندر دیکھیے, اس میں اسٹرانگ واٹر ڈرین کا پورا میکینزم موجود ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ سائٹ پہ کہاں چوک ہوتا ہے, نرسری پہ کہاں چوک ہوتا ہے, نارتھ آزاد میں. میئر صاحب کہتے ہیں, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, کبھی آپ وہ پلان تو پڑھیے, 240 پیج کا پلان, اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ یہی نہیں, 10 فروری 2026 کو میری سندھ بلڈنگ کنٹرول رولز کی نان فریمنگ, جو پچھلے 56 سال سے فریم ہی نہیں ہوئے تھے, عدالت کریم میمن صاحب نے یہ اس کو آن کیا, اور انہوں نے یہ ججمنٹ دی کہ 90 دن پہ اس کو نوٹیفائی کیا جائے, اور اس پہ باقاعدہ کمپلائنس نوٹس دیا گیا کہ اس کو گزٹ کیا جائے, جو آج تک نہیں کیا گیا. اور اس میں چیف سیکرٹری سندھ, پرنسپل پروونشل سیکرٹری لوکل گورنمنٹ, ڈائریکٹر جنرل بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, سینئر ڈائریکٹر ماسٹر پلان, ڈی جی کے ڈی اے. اب ڈی جی کے ڈی اے صاحب کیا کر رہے ہیں کہ جب یہ پٹیشن فائل ہوئی تو ہم نے کورٹ کو یہ بتایا کہ یہ جواب نہیں دیں گے. اس میں 15 لوگ ہیں, تمام کنٹونمنٹ سے کسی نے جواب نہیں دیا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے, کیونکہ یہ غلط نہیں تھا, کیونکہ یہ آنریبل چیف منسٹر سید مراد علی شاہ کے سائن سے نوٹیفائی ہوا 10 اکتوبر 2018 کو, امیر ہانی مسلم کمیشن کی انٹرونشن پہ, سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی وائلیشن کو حکومت سندھ ڈینائی نہیں کرتی ہے. آپ نے خود نوٹیفائی کیا, جو سندھ رول آف بزنس کے تحت کمپیٹنٹ اتھارٹی تھی. آپ کے اسٹاف اگر نہیں مان رہے تو یا تو آپ ملے ہوئے ہیں, یا آپ کی اس میں سرپرستی ہے, یا آپ کو آگاہی نہیں ہے. 3 میں سے ایک ہی چیز ہو سکتی ہے, اور دوسری کوئی نہیں ہو سکتی. اب ایک اور اہم چیز یہ ہے, آپ کو میں اہم چیز یہ بتاؤں کہ اس میں 27/8/2025 کو
ऑनरेबल जस्टिस इकबाल करोड़ साहब ने कैटेगोरिकली ऑर्डर दिया और इसमें एजी सिंध ने कहा कि सिंध गवर्नमेंट इज विलिंग टू इम्प्लीमेंट इट। ये रिकॉर्ड पे ऑर्डर मौजूद है 27/8 का, और बेसिक टाइम हमें चाहिए, हमें बता दीजिए, हम नेक्स्ट हियरिंग में 16/10 को जब दोबारा हियरिंग लगी इकबाल करोड़ साहब के पास, और जिसमें फैज हुसैन शाह साहब भी थे, तो उसमें कहा गया कि साहब हमें फिर टाइम दीजिए जाए, जिस पर अदालत ने एजी सिंध को बोला कि आप फौरी तौर पे तमाम लोगों के एफिडेविट हल्फनामे जमा कराइए कि ये फौरी तौर पे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन वो फिर बेंच चेंज कर दी गई। फिर क्या होता है कि फैज हुसैन शाह साहब का अपॉइंटमेंट जो होता है वो उठ जाता है, कुछ हो जाता है, बेंच टूट जाती है। फिर 2/12/2025 को ये केस लगता है, फिर जमा होते हैं सारे लोग और उसमें कहा जाता है कि आज एफिडेविट दें, तो एक रिव्यू फाइल कर दिया जाता है कि साहब ये अदालत ने ऑर्डर ही गलत किया, हमने तो ये बोला ही नहीं। जो हुकूमत ऑन रिकॉर्ड कोर्ट के अहकामात को बोलती है, ऑर्डर को नॉन कंप्लाइंस कर रही है, विलफुल फ्लाउटिंग ऑफ कोर्ट ऑर्डर, मुंह पे बोलते हैं कि हमने रिव्यू फाइल किया, हम तो ये कोर्ट मानते ही नहीं है, ये तो ऑर्डर हमने हमारे खिलाफ हुआ, ये कैसे हुआ। उस पर हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन फाइल की, जिसपे आज 4 महीने बाद नोटिस हुआ है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी सिंध सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और डीजी केडीए सबको है, क्योंकि हमने बताया कोर्ट को। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हमें परमिशन दिया जाए, हमें टाइम दिया जाए, दूसरी तरफ अगस्त 2023 के अंदर कराची के अखबारों में एक टेंडर आता है जिसमें ग्रेटर कराची प्लान 2047 का टेंडर दिया जाता है। उसमें 100,000 मिलियन से ऊपर पैसे सैंक्शन किए जाते हैं। वो पैसे आपके पैसे थे। एक चीज, आपके घर में मर्सिडीज मौजूद है, आप एक और मर्सिडीज ऑर्डर कर रहे थे, लेकिन कोर्ट को आप गुर्रवा कर रहे थे, आप परजरी के मुर्तकब हो रहे थे, इसलिए आपने हल्फनामे नहीं जमा कराया, क्योंकि आर्टिकल सेक्शन 193 के तहत आपको 7 साल की सजा होती। ये तमाम इदारे, आज मैं तमाम अरबाब इख्तियार से बोलता हूं कि 500 अरब रुपए आज दुबई के कराची आ सकते थे। ये 500 अरब में से अगर 10 अरब डॉलर भी कराची आ जाते जो सिंगापुर और हांगकांग जा रहे हैं, तो आपके मुल्क को कोई दुनिया की ताकत नहीं हिला सकती थी। आपके पास पोर्ट भी मौजूद है। आज 15 मीटर कराची पोर्ट ट्रस्ट ड्रेसिंग कर रहा है, वो पोर्ट तो मौजूद है, लेकिन आपके पास एयरपोर्ट मौजूद नहीं है, आपके पास ट्रांजिट एरिया मौजूद नहीं है, आपके पास रनवे मौजूद नहीं है, आपके पास एजुकेशन सिटी, मीडिया सिटी, ग्रेवयार्ड सिटी, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, डिप्लोमेटिक, कोई सिक्योरिटी प्रोसीजर मौजूद नहीं है। ये किसकी नाअहली है? कौन 18 साल से हुकूमत में है? कौन रूल ऑफ बिजनेस के तहत चीफ मिनिस्टर सिंध है? कौन जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं? क्या ये आवाम का केस नहीं है? क्या हम अपनी जानों को खतरे में डाल के आपके लिए खड़े हुए हैं? क्या ये हमारा घर का केस है? हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कराची के 4 करोड़ आवाम, अब खड़े होने की जरूरत है। अगर एमक्यूएम खड़े हो सकती है, आप क्यों नहीं खड़े हो सकते? कराची की तमाम जमातें क्यों नहीं खड़ी हो सकती? अब एक सवाल आखिरी है कि देखें, इसको कंक्लूड इस तरह करें। एमक्यूएम ने 140A की पिटीशन की, जस्टिस गुलजार अहमद शेख ने हमारे हक में फैसला दिया। हम अदालत में हैं, हम कानूनी जंग लड़ रहे हैं, हम इंसाफ के दरवाजे खटखटा रहे हैं, हम इंतजामी तौर पर, सियासी तौर पर आईनी जद्दोजहद कर रहे हैं। आइन में तरमीम के लिए 140A की तशरीह, 140A को मौसर बनाने के लिए मकामी खुद मुख्तारी, शहरी खुद मुख्तारी, बल्दियाती इदारों का एक मौसर बाइख्तियार बावसीला निज़ाम कायम करने की बात करिए। जद्दोजहद हमारी है। और फिर सूबाई असम्बली में जब एक करारदाद सिंध के वडेरे मुतासिब हुक्मरान ये लाते हैं कि सिंध की तकसीम हरफ आखिर वो शजरे ममनुआ है, नहीं हो सकती, तो पीटीआई और जमात इस्लामी कराची के शहरियों की पीठ पर छुरा घोंपते हैं। कराची की माला जपने वाले, कराची के वोट लेने वाले। अरे कराची वालों को अब उनके मसाइल का हल चाहिए, उन्हें भी जिंदा रहने का हक चाहिए। कराची का उर्दू बोलने वाला मेमन, गुजराती, पूर्वी, मारवाड़ी, कराची का सिंधी, बलोच, सराय की हजारेवाल, कश्मीरी, गिलगिती, बिल्ती, पश्तो बोलने वाला, हर जबान बोलने वाला, हर इलाके का पाकिस्तानी अब जिंदा रहने का हक मांगता है भाई। तो वहाँ अरे अगर तुम ये हक नहीं दोगे जो कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान का है, अगर अदालत नहीं दे रही है, तो फिर कराची वालों के पास क्या ऑप्शन बचेगा? फिर तो यही बचेगा ना कि हम जो आईनी तरमीम के लिए कह रहे हैं। कल खालिद भाई ने कहा 28वीं आईनी तरमीम आनी चाहिए, उसमें एमक्यूएम की 140A की मुजव्वज़ा तरमीम को पास होना चाहिए एक, वरना कराची को फिर वफाक के हवाले होना चाहिए, वरना फिर पाकिस्तान में मजीद इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए बशमूल सिंध में। ये सारी बातें फिर होंगी। और अगर ये बात इसलिए हो रही है कि बेहिसी है, हट धर्मी है, ढिटाई है, कब्जा है, गुंडागर्दी है,
भत्ते लिए जा रहे हैं, डंपर लोडर, गटर, हमारे बच्चों को निगल रहे हैं कंटेनर, हमारे नौजवानों को, हमारे मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने वाले शहरियों को कत्ल कर रहे हैं। रैजनी में डकैती में लोगों को कत्ल किया जा रहा है। बताएं बचा क्या है? फिर गुल प्लाजा अगर बच गया था तो फिर गुल प्लाजा, मंजूर काका, उसे रिलीज किया गया, केस खत्म किया गया, गुल प्लाजा का केस था। खुदा की कसम अगर उसी वक्त वो दुकानें 178 जो पार्किंग में बनी थी तोड़ दी जाती तो खुदा की कसम इतनी जाने गुल प्लाजा फायर इंसिडेंट में इतनी शहादतें और जान भागना होते लोग नहीं होते। ये है सारा हमारा किस्सा, ये कराची का नोहा है। और जमात इस्लामी और पीटीआई ने कराची के शहरियों की पीठ में छुरा घोंपा जब उन्होंने पीपल्स पार्टी के मुतासिब वडेरे जागीरदार हुक्मरानों की इस करारदाद को एंडोर्स किया कि भाई हमें कराची सूबा नहीं चाहिए। हम भी कह रहे हैं कि सूबे बनने चाहिए, इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए, लसानी बुनियादों पे नहीं, इंतजामी बुनियादों पर, आबादी की बुनियादों पर, आबादियों की बुनियाद पर बनने चाहिए। उसमें चाहे कराची और कराची के साथ कुछ हो, हैदराबाद हो, बदीन हो, ठट्टा हो, लाड़काना हो, सक्कर हो, मीरपुर खास हो, पंजाब में भी, KPK में भी और बलूचिस्तान में। ये कहानी है सारी। मैंने मेरे ख्याल में अपनी सारी बात को आपके सामने रखी। आप अच्छा, तो मेरा सुल्तान के सर आपने फरमाया कि नेट की फाइलें खुलने वाली है। पिछली दफा नेट की फाइलें खुली थी, लोग अंदर भी गए थे, उसके बाद छूट गए तो वजीर बने हुए हैं। सर फिर किसके खिलाफ नेट की फाइलें खुली? मेरे ख्याल में जब पाकिस्तान की बका और सलामती को अब वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि ये 18 साल की हुक्मरानी सबसे संगीन और सबसे बड़ा खतरा है। अगर 10 मई 2025 की कामयाबी को खुदा न खास्ता किसी जगह जाके जो अब मार्का मईशत की तरफ जा रहे हैं, मार्का हक से, अगर उसमें कोई रोड़ा अटका हुआ है तो वो सिंध की बदतरीन और तरफ तरीन हुक्मरानी है जिसने कराची के हाथ और पैर बांध दिए हैं, कराची के परवास, कराची के पर बांध दिए हैं। ये जो सारी बातें आपके सामने, कराची को अपनी करप्शन, अपने ज़ाती गिरोही जमाती मफादात का जरिया बना लिया है। ये है संगीन खिलवाड़ मुल्क की बका और सलामती से। अगर ये मुल्क की बका और सलामती की घंटी बज रही खतरे की, मुल्क की तरक्की और तामीर मसदूद हो गई है, जाम हो गई है, मुल्क की मजबूती और इस्तेहकाम तबाह और बर्बाद हो गई, कराची तबाह और बर्बाद हो गया। अब आवाज़ उठाओ, कराची बचाओ, हम निकले हैं। कराची वालों को इस नारे पर अब आना होगा, खड़ा होना होगा और आइंदा चंद दिनों में इंशाअल्लाह ताला कराची के अवाम किसी बड़े धरने और बड़ी तहरीक की तैयारी के साथ अपने घरों से बाहर निकलेंगे इंशाअल्लाह। बात कर रहे थे मेरा सुल्तान की, तो मेरा सुल्तान के प्रोड्यूसर से तो खुद जो है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब मुलाकात करते हैं, ना एमक्यूएम के कोई और रहनुमा होते हैं। तो फिर ऐसी क्या वो थी कि उनको मेरा सुल्तान के प्रोड्यूसर से मुलाकातें करना पड़ती हैं जो खुद अब आपके बकौल मसले की जड़ है? मेरा सुल्तान के प्रोड्यूसर ने मेरे भाई बताया कि उस वक्त किस तरह की आमरीत थी। वो कह रहे हैं कि वही आमरीत अब सिंध में है। ये मैं बता रहा हूँ, सिंध में मेरा सुल्तान आ गया है। कभी कायम शाहों की हुकूमत चल रही है, ये है मेरा सुल्तान सिंध के। ये मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी बात सुने, आखिरी बात सुन ले। वो तो अपनी उस जबर जो उस ज़माने में अगर हुए, उस ज़माने में इंसानी हुकूक गस्ब हुए, वो निकल के आज उन्होंने उर्दूवान पैदा किया उसी ज़मीन से। ये सिविलाइजेशन है। हम भी सिंध धरती को कहते हैं कि ये अमीन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हमारे यहाँ उर्दूवान कब पैदा होगा भाई? हमारे यहाँ ये कब तक वडेरे जागीरदार मुतासिब ये हुक्मरान पैदा होते रहेंगे जो कराची को कॉलोनी बनाने से बाज आते नहीं? डिफेंस में ज़मीनें गुज़िश्ता 18 सालों में किन्होंने खरीदी? निकाल ले, कहीं डिफेंस वालों से निकाले ज़रा, किन्होंने खरीदी है? मेरा सुल्तान नहीं तो क्या है भाई? बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये गवर्नर को जो है मक्खन की बाल की तरह निकाल दिया गया। नहीं देखें, निकाल दिया गया। अब आप भी चिपके हुए हैं उस नून लीग की हुकूमत में, वजारतें ली हुई हैं, रोज मीडिया पे आके हम ये करेंगे वो करेंगे। इस्तीफा तक तो आप देते नहीं, देखिए आवाम को सुना नहीं। PMLN ने कहा है कि हमारे लिए ये गवर्नर बहुत ही मुनासिब था, हम इससे खुश थे। राना सनाउल्लाह का इंटरव्यू मैंने खुद अपने सगे कानों से सुना है। उन्होंने कहा, और पीपल्स पार्टी परेशान थी, रातों की उसकी नींदें उड़ गई, दिन का चैन लुट गया। एक गवर्नर काफी है,
वो क्या कहते हैं कि किस पे भारी, वो क्या नारा है, एक जरदारी सब पे भारी। एक टिसोरी सब पे भारी, एक टिसोरी सब पे भारी, एक टिसोरी सब पे भारी, एक टिसोरी सब पे भारी। तो ये था। इंशाअल्लाह गवर्नरी भी वापस लेंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह ने चाहा तो सूद के साथ वापस लेंगे। गवर्नर भी वापस, कामरान टिसोरी आएंगे इंशाअल्लाह।